Hello students, welcome to online maths class. This is your maths teacher. Dear students, today we shall start concept time 4, consistent system of axioms, which is given in your supplementary book at page SB 10. So all of you open page SB 10. So let's understand what is consistent system of axioms. Axioms का consistent system क्या होता है? थिंक व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को आप पढ़ोगे और इससे आप मुझे ये बताओगे कि आप किस कंक्लूजन पे पहुंच जाते हो। फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपके पास दी हुई है वो ये है कि ऑल नंबर्स एंडिंग इन 0 एंड 5 आर डिविजिबल बाय 5 एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज द नंबर 435 एंड्स इन 5। बच्चे शायद आपको कुछ याद आ रहा हो कि हमने ये जो दो स्टेटमेंट्स वाला टॉपिक है पहले भी किया हुआ है। यस, दैट इज़ डिडक्टिव रीजनिंग, जिसमें दो स्टेटमेंट्स को डिड्यूस करके हम एक थर्ड स्टेटमेंट बनाते हैं जो कि रीजनिंग पे बेस्ड होती है। सो सिमिलरली आपने यहाँ पे भी रीजनिंग ही लगानी है। और जो डिडक्टिव रीजनिंग है बेटा आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो आप सीनियर क्लासेस के बाद जाके देते हो उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में डिडक्टिव रीजनिंग आती ही आती है। सो अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी केयरफुली. So what will you deduce from this? We deduce that 435 is divisible by 5. ये स्टेटमेंट हमने डिड्यूस की है। क्यों? क्योंकि हमारे पास पहले स्टेटमेंट में क्या था कि जो नंबर्स 0 और 5 से एंड होते हैं वो 5 से डिविजिबल होते हैं, मतलब वो 5 के टेबल पे कट करते हैं। और 435 जो है वो भी 5 से एंड हो रहा है। दैट मीन्स वी आर कंक्लूडिंग दैट 435 इज डिविजिबल बाय 5. सो हमने यहाँ पे डिडक्टिव रीजनिंग लगाई है। तो इस केस में क्या हो रहा है, जो स्टेटमेंट 1 है ऑल नंबर्स एंडिंग इन 0 एंड 5 आर डिविजिबल बाय 5, वो थर्ड स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रही है, उसे फॉल्स प्रूव नहीं कर रही है। सिमिलरली जो सेकंड स्टेटमेंट है that is also supporting the third statement, and you can see here two statements are given to you. Statement 1 does not prove statement 3 false, also statement 3 does not prove statement 1 false. Similarly ये चीज़ आप 2 के लिए भी कर सकते हो। तो नीचे आप किस कंक्लूजन पे पहुंचते हो? hence statements 1 and 3 are said to be consistent, which means they do not contradict each other. तो जो दो स्टेटमेंट्स को कंक्लूड करके हम थर्ड स्टेटमेंट बनाते हैं और वो थर्ड स्टेटमेंट ऊपर वाली दोनों स्टेटमेंट्स को या ऊपर वाली दोनों स्टेटमेंट्स थर्ड कंक्लूडेड स्टेटमेंट को अगर सपोर्ट करती है तो हम स्टेटमेंट्स को कह सकते हैं कि ये कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ स्टेटमेंट्स है। तो इसी तरह बेटा यूक्लिड ने जब अपने एक्सिम्स और पोस्टुलेट को स्टेट किया तो वो डिडक्टिव रीजनिंग के थ्रू कुछ रिजल्ट्स पे पहुंचा। दीज रिजल्ट्स आर कॉल्ड प्रोपोजिशंस और थ्योरम्स। तो एक्सिम और पोस्टुलेट्स, उनकी डेफिनेशंस और प्रीवियसली प्रूव्ड स्टेटमेंट्स ने तीनों ने मिलके क्या बनाया? वी हैव अप्लाइड देयर डिडक्टिव रीजनिंग और उसके बाद अल्टीमेटली हमारे पास थ्योरम्स एग्जिस्ट की। फॉर एग्जाम्पल आप अगर इस स्टेटमेंट को प्रूव करना चाहते हो, प्रूविंग अ स्टेटमेंट, ये कैसे किया जाता है? 2 डिस्टिंक्ट लाइन्स कैनॉट हैव मोर देन 1 पॉइंट इन कॉमन। अगर हम 2 डिस्टिंक्ट लाइन्स ड्रॉ करते हैं, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग लाइन्स ड्रॉ करते हैं, तो उनमें एक कॉमन पॉइंट से ज़्यादा कोई और कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता। यू कैन सी हियर आई हैव ड्रॉन 2 लाइन्स हियर, राइट, दैट इज़ M and L. So L and M are 2 distinct line where L is not equal to M. तो आप देख सकते हो कि जब आपने इनको एक्सटेंड किया है they are intersecting at a point. So we have to prove here L and M cannot have more than 1 point. So यहाँ पे आप इसे प्रूव कर सकते हो। Suppose L and M have 2 common points. अगर इनमें 2 common points हैं तो ये इस
स्टेटमेंट को कैसे फॉल्स प्रूव करता है? वी हैव टू लाइंस पासिंग थ्रू पॉइंट्स पी एंड क्यू। तो हमारे पास पी और क्यू में से दो लाइंस पास होंगी, जबकि कितनी होती हैं? वन लाइन ही टू पॉइंट्स के थ्रू पास हो सकती है। अगर हम ये लेके चलें कि ये दो लाइंस जो हैं ये दो पॉइंट्स पे एक दूसरे को कट करती हैं, वैसे तो कट नहीं करती हैं, लेकिन अगर हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि कट करती हैं, तो जो जिन पॉइंट्स पे ये कट कर रही हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये पी एंड क्यू पे कट कर रही हैं, तो पी क्यू के थ्रू कितनी लाइंस हम पास कर सकते हैं? दो होनी चाहिए, ठीक है, बट नहीं, वी हैव एग्ज्यूम दैट ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू गिवन टू पॉइंट्स, सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द स्टेटमेंट। तो इससे हम कौन से रिजल्ट पे पहुंचते हैं कि वी हैव ओनली वन कॉमन पॉइंट बिटवीन टू डिस्टिंक्ट लाइंस। तो बच्चे आज हम कुछ क्वेश्चंस भी कवर करेंगे एनसीईआरटी बुक में से और सप्लीमेंट्री बुक में से। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी में से हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। इफ़ ए सी इज इक्वल टू बी डी, इफ़ दिस ए सी इज इक्वल टू दिस बी डी, देन यू हैव टू प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी, दिस इज इक्वल टू दिस। तो बेटा आप देख सकते हो अगर ये दोनों लाइंस इक्वल हैं रेड वाली, तो इनमें से कौन सा कॉमन पार्ट है? ये वाला। हम उसे क्या कर सकते हैं? सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो हमारे पास पीछे उनके लेफ्ट पार्ट्स बच जाएंगे। तो हम देखते हैं इसे कैसे प्रूव करते हैं। दिस इज़ द प्रूफ। इसमें देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए सी को हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी में, ठीक है, ए बी प्लस बी सी, और बी डी को हम लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी। तो दोनों इक्वेशंस में आपके पास बी सी कॉमन आ गया है, तो हम बी सी को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इफ़ equals are subtracted from equals then the remainders are equal। तो आपके पास क्या आ जाएगा? ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक्सियम भी यूज़ किया गया है और लिखा भी हुआ है कि एज पर यूक्लिड्स थर्ड एक्सियम। तो आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करके फटाफट अपनी नोटबुक में ये क्वेश्चंस नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस क्वेश्चन 3.1। तो ये क्वेश्चन बेटा है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरैक्ट्स टू पैरेलल लाइंस द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट नेसेसरली इक्वल। अगर कोई भी ट्रांसवर्सल जो होती है वो दो पैरेलल लाइंस या नॉन पैरेलल लाइंस को कट करती होती है, ठीक है, कोई भी दो लाइंस लगाई और उसे कट कर दिया, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड, दिस लाइन इज़ कॉल्ड ट्रांसवर्सल, राइट। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बताया है कि वो ट्रांसवर्सल जो कट कर रही है पैरेलल लाइंस को, नेसेसरली नहीं है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल होते हैं या नहीं होते। बेटा वैसे तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं अगर लाइंस पैरेलल हों, अगर लाइंस पैरेलल ना हों तो नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके और अपनी नोटबुक में उतार सकते हो। देन दिस इज ऑल्सो द सॉल्यूशन। Then we have next solution 3.2 practice question। A and B टू पार्ट्स आर गिवन टू यू। तो आप इसे भी नोट डाउन कर सकते हो और बाद में बेटा आपने इनको अच्छे से रीड करके समझना भी है। इफ़ यू विल फेस एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन पुट योर डाउट क्वेश्चन इन द आस्क डाउट प्लेटफॉर्म। सो दिस इज़ योर सॉल्यूशन। ऊपर क्वेश्चन सेम लिखा हुआ है, आपने सिर्फ ब्लू वाला सॉल्यूशन नोट डाउन करना है। So this is all about today's work. So let's continue next topic। तो आज हम next topic start करते हैं जो है यूक्लिड्स फिफ्थ postulate। पहले हमने कितने postulates study किए थे? Yes, 4 postulates। So now it's the fifth postulate and it's very very important to understand because ये postulate थोड़ा सा tricky है और lengthy भी है और इसकी दो एक्सटेंडेड फॉर्म्स भी हैं। आप अगर इस पोस्टुलेट को लर्न नहीं कर पाते हो तो आप इसकी जो दूसरी फॉर्म्स हैं उन्हें भी लर्न कर सकते हो। सो व्हाट इज़ द फिफ्थ पोस्टुलेट? दिस इज़ द फिफ्थ पोस्टुलेट, पोस्टुलेट 5। सो मैं आपको बेटा इसे पेयर्स में समझा रही हूँ कि इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस, अगर एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, किसी दूसरी दो स्ट्रेट लाइंस के ऊपर फॉल कर रही है, ठीक है, वन स्ट्रेट लाइन इज फॉलिंग ऑन अनदर स्ट्रेट लाइंस, मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट,
इसके बीच इंटीरियर एंगल्स बनाती है। इट टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल्स। अगर हम इन इंटीरियर एंगल्स को राइट एंगल्स से कम ले लेते हैं, देन द 2 स्ट्रेट लाइन्स इफ प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली, तो अगर हम इन 2 स्ट्रेट लाइन्स को प्रोड्यूस करते हैं दोनों साइड्स पे, ठीक है, वैसे आपने कौन सी साइड पे प्रोड्यूस करने हैं, जिस साइड पे आपके इंटीरियर एंगल्स लेस देन 90 डिग्री वाले आ रहे हैं, जहाँ पे मैंने डॉट्स लगाई हैं, लेफ्ट साइड। मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल्स इज लेस देन 2 राइट एंगल्स, तो उस साइड पे, जिस साइड पे 2 राइट एंगल्स से कम का टोटल है, उस साइड पे ये लाइंस जाके मीट करेंगी, दूसरी साइड पे एक्सटेंड होने पर मीट नहीं करेंगी। ओके, सो दिस इज़ योर 5th पोस्टुलेट। आपने सिर्फ इतनी स्टेटमेंट नोट डाउन करनी है पोस्टुलेट की, बाकी जो पिक्चराइजेशन है वो आपकी क्लैरिटी के लिए है। नाउ यूक्लिड 5th postulate कैन बी स्टेटेड इन डिफरेंट वेज, सो लेट अस अंडरस्टैंड इट्स इक्वलेंट वर्जन्स। इनके जो अनदर फॉर्म्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इक्वलेंट वर्जन्स। ओके, so this is the statement 1, which is the first equivalent version of 5th postulate, that is for every line L and for every point P, नीचे आपको दिया हुआ है यहाँ पे, not lying on L। एक P पॉइंट है और एक लाइन L लेनी है, लेकिन P पॉइंट L लाइन के ऊपर नहीं लेना, आप L लाइन से अप साइड और डाउन साइड ले सकते हो। इट शुड नॉट बी ऑन द लाइन। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लाइन M, एक यूनिक लाइन M एग्जिस्ट करेगी विच इज़ पासिंग थ्रू P एंड नॉट पैरेलल टू L। तो P में से हम एक लाइन पास कर सकते हैं विच शुड नॉट गो साइड द P से ऊपर नीचे नहीं, P के थ्रू ही आपने उसे ड्रॉ करना है, जो कि पैरेलल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो हम इसे ऐसे ड्रॉ करेंगे, अगर हमने इसे पैरेलल शो करना है, विल ड्रॉ लाइक दिस। सो एवरी लाइन L फॉर एवरी पॉइंट P not lying on L, there exists a unique line passing through P and parallel to L। लाइन्स तो बेटा बहुत हैं, देखो मैं इनफाइनाइट लाइन्स ड्रॉ कर देती हूँ P में से, लेकिन सिर्फ एक ही लाइन ऐसी होगी जो P में से भी पास हो रही है और L के पैरेलल आएगी, बाकी जो हैं वो L के पैरेलल नहीं आएंगी। ड्रॉ तो हम इनफाइनाइट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट इक्विवेलेंट वर्जन। Here is the next equivalent version, statement 2. Two distinct intersecting lines cannot be parallel to the same line। अगर दो intersecting lines हैं वो एक सेम लाइन के पैरेलल नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये थर्ड लाइन ड्रॉ की है, ब्लैक वाली, सॉरी दिस वन, एंड आई एम assuming that this black line is parallel to this red line। तो क्या ये वाली ब्लैक लाइन इस रेड लाइन के पैरेलल होगी जिसके ऊपर मैंने डॉट्स लगाए हैं? नहीं होगी। दैट मीन्स जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं और तीसरी कोई लाइन उन दोनों में से किसी एक के पैरेलल होती है तो वो दूसरी के पैरेलल नहीं होगी। तो बेटा आपने 5th पोस्टुलेट भी लर्न करना है, उसके दोनों इक्विवेलेंट वर्जन्स भी लर्न करने हैं और राइट भी करने हैं अपनी नोटबुक में। सो स्टूडेंट्स, योर टुडेज होमवर्क इज यू हैव टू डू practice question 4 given at SB 11 in your supplementary book, and you have to do exercise 5.2 from NCERT book, because that exercise is based upon the Euclid's 5th postulate and its equivalent versions. So you have to do these two homework for today. So we'll check the answers next day. That's all for today. Happy learning.